हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आजकल क्लास के दौरान या लाइव क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, अधिकतर ये सुनने को मिलता है नीट क्लासेस में कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। सर अब पेपर का टाइम आने वाला है, अब थोड़ा सा डर लग रहा है। सर फिजिक्स में ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है। सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? इसको हम पढ़ें कि ना पढ़ें? सर ये चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, क्या इसको हम स्किप कर सकते हैं? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें आमतौर पर क्लासेस में सुनने को मिलते हैं। और क्यों नहीं, जब बच्चा पीसीबी बैकग्राउंड से हो, जिसने 11 12th में मैथमेटिक्स को टच नहीं किया है, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया है, तो फिजिक्स थोड़ी सी तो टफ बनती ही है। और बात हो अगर नीट की, जिसमें टाइम बाउंडेशन बहुत जबरदस्त हो कि एक अनुमानित 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, तो इतने कम टाइम इंटरवल में कैसे हम कंप्लीट फिजिक्स को लेके चलें कि बच्चों हमारा सिलेक्शन एमएनएस में हो जाए, एमएनएस के लिए कट ऑफ हम निकाल लें, मतलब नीट क्वालिफाई करें और एमएनएस के लिए हम एलिजिबल हो जाएं, सीबीटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं विवेक मिश्रा आप सबके सामने एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि क्या हमें पढ़ना है फिजिक्स में, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको हमें छोड़ना है, किसको हमें नहीं छोड़ना है, छोड़ना है तो कितने हद तक छोड़ना है। तो ये सारी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। सभी बच्चों से मैं ये आशा करता हूं, जितने भी लोग इस समय इसको देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज इसको लाइक जरूर कर देंगे, जितना हो सके अपने दोस्तों से, अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे, ताकि ये सेशन मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। एमएनएस नीट फिजिक्स 2026, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप। ऑलरेडी मैंने बात कर ली है आप लोगों से, क्या छोड़े और क्या पढ़ें। भाई फिजिक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है भाई। पूरा 11th पूरा 12th, वहां यूनिट डायमेंशन से, यूनिट मेजरमेंट से कहानी शुरू होती है, यहां पे मॉडर्न फिजिक्स तक कहानी खत्म होती है। और कहीं ना कहीं नीट ने कुछ पार्ट डिलीट तो किए हैं, पर वो डिलीट मतलब समुद्र में समझो एक छोटे से पानी के बूंद जैसा ही होता है हम सबके लिए। सर डिलीट तो हुआ है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। फिजिक्स में बहुत जबरदस्त डर लगता है, ओवरलोड सा मामला हो जाता है, बैकलॉग बच्चों के बहुत सारा लग जाता है। क्या हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ें, पूरा कोर्स पढ़ें? स्टडिंग द एंटायर सिलेबस इज नॉट नेसेसरी फॉर एमएनएस नीट। इस पे चर्चा अभी हम करेंगे, अभी हम इस पे बात करेंगे। फोकस्ड एंड सिलेक्टिव अप्रोच गिव बेटर रिजल्ट, ये तो बात सही है। फोकस्ड और सिलेक्टिव अप्रोच, तो किस पे हम फोकस रहें, किसको सिलेक्ट करें, किसको स्किप करें, इन्हीं पे आज की वीडियो होगी, इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले नीट फिजिक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। नीट फिजिक्स में आप सबको पता है कि ओवरऑल आपके सामने कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों? 45 क्वेश्चंस रहते हैं। इन 45 क्वेश्चंस में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड। मैं बात करूं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, मेजॉरिटी। और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है बच्चों को। कुछ कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं। क्वेश्चंस पैटर्न रिपीट एवरी ईयर। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हर साल रिपीट हो जाता है, क्योंकि सेलेक्ट हमें कहां से करना है, पेपर हमें कहां से बनाना है, उसी सिलेबस से। उस सिलेबस में से भी कौन सा क्वेश्चन उठाना है जो इंपॉर्टेंट है। और हर साल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहे हो तो वो चीज रिपीट ही होगी, वो कॉन्सेप्ट रिपीट ही होगा। न्यूमेरिकल का डेटा आप चेंज कर सकते हो, कुछ वर्ड चेंज कर सकते हो, पर वो चीज रिपीट होगी। प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन सेव टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। और इस समय जैन हमारा स्टार्ट हो चुका है, मई में हम सबका एग्जाम है, हमें केमिस्ट्री भी करना है, हमें बायोलॉजी भी करना है और हमें फिजिक्स भी करना है। सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर हम प्लानिंग से पढ़ेंगे, अगर हम सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आउटकम होगा वो बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हमें डर लगेगा, हम हमें टेंशन में रहेंगे, अरे यार हमारा वो चैप्टर बचा हुआ है, वो चैप्टर बचा हुआ है, क्लास में टीचर ये चैप्टर पढ़ा रहा है, राइट। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, फोकस रहिए। फोकस किस चीज के रिगार्डिंग, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसमें भी मैं कितना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कितने मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूं और कितने पीवाईक्यूज नहीं कर रहा हूं। तो अगर इन चीजों को लेके आप बच्चों चलोगे तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स रहोगे और एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्लास 11 से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमें पढ़नी है क्लास 11 से। मस्ट डू टॉपिक्स क्लास 11 फिजिक्स से, मस्ट डू टॉपिक्स क्लास 11 फिजिक्स से मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है यूनिट एंड डायमेंशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं 2025 की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन एरर पे आ गया था। एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई थी, उस पे परसेंटेज थे,
परसेंटेज एरर उसका दिया गया था और टोटल एरर पी पे पूछा गया था फिजिकल क्वांटिटी पे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वो स्क्रू गॉज हो, या कोई भी डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आता है काइनेमेटिक्स। नो डाउट काइनेमेटिक्स थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, पर अगर अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा बहुत देख लिया, ग्राफ पढ़ लिए, 2D प्लेन पे हमने प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो ये चैप्टर हमारी पकड़ में आ जाता है। कहीं बड़ी चीज नहीं है, अगर हम प्रॉपर करते हैं तो। वेटेज ज्यादा है इसका, तो छोड़ा तो नहीं जा सकता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक, ऑसिलेशन ऑफ वेव्स। ये तो आपका पूरा का पूरा करिकुलम हो गया किसका, क्लास 11th का चैप्टर का। हाई प्रियोरिटी चैप्टर्स है, हाई प्रियोरिटी चैप्टर्स है, इनको आपको नहीं छोड़ने हैं, करना ही करना है। कुछ चीजें मैंने इसमें से गायब की हैं, कुछ चीजें मैंने यहां से हटाई हैं। अभी मैं इनको और ब्रॉडली बताऊंगा कि क्या हमें इसमें से भी क्या पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ ऑसिलेशन ऑफ एंड वेव्स लिखा है, तो वेव्स में भी हमें कौन सा वेव पढ़ना है, प्रियोरिटी हमें साउंड वेव की देनी है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन लिखा है, इसमें भी हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना अभी चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे, ये क्लास 11 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्लास 12 की बात करते हैं। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स क्लास 12 में। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो शुरुआत ही हमारे चैप्टर का होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स से। इलेक्ट्रोस्टैट्स इंपॉर्टेंट है, काफी लेंदी यूनिट हो जाती है, चैप्टर्स हो जाते हैं, और स्कोरिंग भी बहुत है। छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार तो कूलम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, एसी के बाद फिर रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। यहां पे जरा एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने वेव ऑप्टिक्स को नहीं लिखा है, वेव ऑप्टिक्स नहीं लिखा है, मैंने ड्यूल नेचर नहीं लिखा है, ड्यूल नेचर नहीं लिखा है, मैंने एटम्स एंड न्यूक्लियाई नहीं लिखा है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई नहीं लिखा है, इसको मैंने हटा दिया है। क्यों? इसका वेटेज बहुत कम है। पर वेटेज कम होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, आते हैं। पर अगर अगर इनका पीवाईक्यू देखोगे तो हार्डली आपको 6 से 7 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलते हैं कई 5-6 साल में, कोई एक आध क्वेश्चन। तो उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना, पूरा टाइम देना वर्दी नहीं है। उसके बजाय मैं इन चैप्टर पे अगर ज्यादा वर्क कर लूं तो मैं स्कोर कर सकता हूं। यार मॉडर्न फिजिक्स से कंफर्म है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स नो डाउट बड़ा चैप्टर है पर इजी है। सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मिरर फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां से मैं कहूंगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके लाइट वेव पे बन जाते हैं, लाइट पे बन जाते हैं। एसी चैप्टर, अगेन एसी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर आपने पढ़ लिया सही से तो ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत इजी चैप्टर है। प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होती हैं, आरएल, एलसी और सीआर सर्किट क्या होती हैं, इंपिडेंस क्या होता है, आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, छोटे छोटे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। इजी चैप्टर है, कर सकते हैं। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मूविंग कोई रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत इजी चैप्टर है, 12th की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इजी चैप्टर है। कैपेसिटर, अगेन पूरा का पूरा कॉपी होता है बच्चों रजिस्टर का। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाते हैं, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर अगर हमने डायइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, पैरेलल प्लेस किया है कि हॉरिजॉन्टल सीरीज में प्लेस किया है, उस पे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। फॉर्मूला पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैपेसिटर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो किरचॉफ्स मस्ट है, किरचॉफ्स मस्ट है। उसके बाद मीटर ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स वो सारे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वीआई ग्राफ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि ये पूरा पोर्शन बहुत इजी है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, पूरा फोकस इस पे करना है क्योंकि ये इजी है और स्कोरिंग है, इजी भी है स्कोरिंग भी है। मैं यहां पे इन चैप्टर को लेके नहीं चलूंगा कि जो लेंदी भी है और मेरे लिए यूजफुल नहीं है। अरे यार बच्चों, हमने एटम्स न्यूक्लियाई क्लास हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। हाँ, छोड़ना नहीं है, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना है, एक बार इनको देख लेना है
क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपने क्लास 11th में भी, सॉरी, केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो केमिस्ट्री में जब पढ़ा है तो आप एक बार भी इससे गो थ्रू होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं? आपको उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जो इजी है, इजी के साथ साथ वो स्कोरिंग भी हो, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। टारगेट मेरा है एमएनएस की कट ऑफ निकालना, और एमएनएस की कट ऑफ हर साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो फिजिक्स में आपने अगर 25 से 30 क्वेश्चन भी एक्यूरेट कर लिए हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ जोन पे चले गए हैं। सेफ जोन नहीं, बहुत ज्यादा सेफ जोन पे चले गए हैं अगर आपने फिजिक्स में करेक्ट 25 टू 30 क्वेश्चन करेक्ट एक्यूरेसी चाहिए। और वो एक्यूरेसी आपको तभी मिलेगी जब आपका इन चैप्टर में कमांड होगा। अगर नीट का पेपर 2026 का देने जब आप बैठेंगे तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि हर दूसरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा, हर दूसरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, हर दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ जरा 11th क्लास को भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, सारी यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स में आपको सारा डायमेंशन दिया होगा, सारी यूनिट क्लियर होनी चाहिए। देन एरर इन मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम भी उससे पहला क्वेश्चन आपका नीट एग्जाम में बना था। एरर इन मेजरमेंट, कौन कौन से एरर? जैसे मैंने आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी दी, ए बी सी डी का परसेंटेज एरर दे दिया तो टोटल परसेंटेज एरर मैं पूछ रहा हूं। आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट पे न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज हैं, वहां से आपको मिल जाएगी हेल्प। काइनेमेटिक्स को नहीं छोड़ना, नो डाउट थोड़ा सा टफ लगता है, मैं समझ रहा हूं, पर बेटा इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, छोड़ने लायक नहीं है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसे छोड़ो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़े से लंबे हैं। एनएलएम में कई बार हमको एफबीडी बनाने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार होता है, एफबीडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी बैठ जाते हैं। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सिमिलरली सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए। थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस आपको आना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट की आना चाहिए। टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले पे। ग्रेविटेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर। वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्लियर होना चाहिए। केप्लर्स के थर्ड लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। केप्लर्स का थर्ड लॉ आपका क्या है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये वो चैप्टर है बेटा जिनको स्किप नहीं करना है, जिनको छोड़ना नहीं है, इनको करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्लास 11th की हमने बात की, सिलेबस की बात की, अब बात कर लेते हैं कौन से लीस्ट वेटेज है, कौन से लीस्ट वेटेज है। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो एनालिसिस मैं इस समय कर रहा हूं, ये जो मैं लीस्ट वेटेज सब्जेक्ट को, चैप्टर्स को मैंने अलग किए हैं, ये लास्ट 15 ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं। लास्ट 15 ईयर नीट एग्जामिनेशन, लास्ट 15 ईयर एआईपीएमटी के एग्जाम को देख के मैं इन चैप्टर को मैंने अलग किया है। स्टडी सिलेक्टिवली, लो वेटेज सिलेक्शन स्टडी टॉपिक, सिलेक्टिव स्टडी टॉपिक, ये कौन से हैं? लो वेटेज। रोटेशनल मोशन टफ है, लो वेटेज है, छोड़ो। फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ो। ऑसिलेशन छोड़ सकते हो। वेव्स छोड़ सकते हो। वेव ऑप्टिक्स छोड़ सकते हो। कम्युनिकेशन छोड़ सकते हो। पर एक कंडीशन है, पर एक कंडीशन है, रोटेशनल मोशन में एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार होता है हम चैप्टर को तो टफ समझते हैं पर उस चैप्टर से बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो पूरी तरह से स्किप करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एक बार बेसिक फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। बर्नौली थ्योरम, स्टोक्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेटेज कम है, क्वेश्चंस कम आते हैं, चैप्टर बड़ा है, तो एक बार फॉर्मूले का एक शीट बना लीजिएगा, फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में बस एसएचएम को प्रायोरिटी दीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रायोरिटी दीजिएगा, कुछ और नहीं पढ़ना है आपको ऑसिलेशन में, सिर्फ एसएचएम। वेव्स में साउंड वाला पार्ट बस डिस्कस कीजिएगा, साउंड वाला पार्ट बस डिस्कस कीजिएगा, बाकी वेव्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स लो वेटेज है, लिमिटेड इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स को आप अपनी तरफ से स्किप कर सकते हो, पर एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाना, पूरी तरह से स्किप करना फायदेमंद नहीं होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड टॉपिक, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट। तो ये पूरे आपके लो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ सकते हो, पर इसके पीछे जो मैंने डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं,
इसमें इसमें रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आमतौर पर हमें टफ भी लगता है और क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मिनट में होने वाले भी नहीं होते हैं। सही बताओ, 1 मिनट में रोटेशनल मोशन का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं बनेगा, उसकी जगह वो मेरे बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा रहा है। बाकी जो मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं बाद में, जो क्वेश्चंस इजी हैं वो उसका टाइम कंज्यूम कर रहा है यार, तो स्किप कर सकते हो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करना है, काइनेमेटिक्स करना है, यूनिट एंड डायमेंशन करना है, ग्रेविटेशन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में सॉलिड कर लेना, फ्लूइड को एक बार देख जरूर लेना। थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, साइन का कुछ डिफरेंस होता है, थर्मोडायनेमिक्स इजी है। वर्क डन प्रोसेस आप एडियाबैटिक डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उसमें आप कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जरूर देख लेना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, ग्राफ देके, पीवी ग्राफ देके, वीटी ग्राफ देके आपसे वर्क डन कैलकुलेट करवाते हैं। ऑसिलेशन और वेव्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी बताया, फिर से बता दे रहा हूं, साउंड वाला पार्ट देख लेना वेव्स में, ऑसिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एसएचएम वाला पार्ट देख लेना, वेव्स में साउंड वाला, ऑसिलेशन में एसएचएम वाला, दैट्स इट, बस इतना पढ़ना है। लो वेटेज की हमने बात कर ली है। टॉपिक टू कीप लास्ट और अवॉइड ओवर फोकस, अवॉइड ओवर स्टडिंग। बहुत ज्यादा पढ़ने पे सिलेक्शन नहीं होता है। आमतौर पर देखा गया है कि एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। सिलेक्शन होता है आप कितने कितने सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेंदी मैथमेटिकल डेरिवेशन को अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। लेंदी मैथमेटिकल डेरिवेशन मत कीजिए, अब वो टाइम नहीं है, जैन स्टार्ट हो चुका है, मत कीजिए। हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स जो अबव नीट लेवल लगे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं करना है। रेयर कॉन्सेप्ट नॉट आस्क इन रिसेंट ईयर, पिछले कई वर्षों में अगर आपको लगता है कि ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ये नीट एग्जाम में ऐसा चीज तो कभी पूछा ही नहीं गया है, मत टच कीजिए, समय नहीं है। एक्स्ट्रा थ्योरी बियॉन्ड नीड रिक्वायरमेंट मत टच कीजिए। जो सिलेबस आपको एनटीए ने दिया है, नीट में आपके एग्जाम में आने वाला है, उसी को बस टच कीजिए। इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखिए। कम पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए। आइडियल टारगेट इन फिजिक्स, मैं बात कर रहा हूं एमएनएस की, एमएनएस की मैं बात कर रहा हूं, एमएनएस की। आइडियल टारगेट अगर मैं लेके चलूं तो 25 से 30 क्वेश्चन का मैं टारगेट फिजिक्स पे लेके चलूंगा। 25 से 30 क्वेश्चन आप मोर देन सेफ जोन पे चले जाएंगे, मोर देन सेफ जोन पे चले जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन बस आपको एक्यूरेट करने हैं। हाँ, इसमें 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 ध्यान देने वाली बात, अटेम्प्ट अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चंस, ठीक है, आराम से हो जाए 1 घंटे में। 1 घंटा कहां रहता है, 45 मिनट, 45 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस मेरे बन जाए। जो चैप्टर बताया उसको ध्यान से करना है, आराम से कर लोगे, ठीक है। एक्यूरेसी शुड बी प्रियोरिटाइज्ड, ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। मैं आमतौर पे मॉक टेस्ट देखता हूं बच्चों का, तो फिजिक्स में मान लीजिए 25 सही किए हैं तो 12 नेगेटिव किए हैं, 30 सही किए हैं तो 10 नेगेटिव किए हैं। यार नेगेटिव क्यों कर रहे हो? वो नेगेटिव तुम्हारे करेक्ट के पार्ट को भी ईट कर रहा है, खा ले रहा है, तुम्हारा तो वैसे भी इसको नीचे चला जा रहा है। आप 30 मत कीजिए, आप 27 मत कीजिए, आप 25 कीजिए, 24 कीजिए, पर एक्यूरेट कीजिए। अगर नेगेटिव भी जा रहा है तो 1 से 2 क्वेश्चन बहुत हद हुआ, तो 3 से 4 क्वेश्चन, उसके ऊपर मत जाइए, नेगेटिव से बचिए। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन फॉर्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज सफिशिएंट। फॉर्मूले नीट के बच्चों के हाथों में होना चाहिए, उंगलियों में होना चाहिए। नीट मतलब, नीट फिजिक्स मतलब फॉर्मूला, नीट फिजिक्स मतलब फॉर्मूला। क्वेश्चन आया, फॉर्मूला याद, अप्लाई करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन आया, फॉर्मूला याद, अप्लाई करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ये है नीट का एग्जाम। आपको वहां पे बैठ के एडवांस की तरह सॉल्व नहीं करना है, बैठ के फैल के कि भैया अब तो हम इस पे पूरा रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो साबित नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है, फॉर्मूले को रटना है, बस फॉर्मूले को रटना है। पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं उनको करना है। आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेड स्टडी ऑर्डर, अगर मैं स्टडी ऑर्डर की बात करूं तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लास 11 से अगर हम स्टार्ट करें कि सबसे पहले सर कौन से चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, बीच में मत जाइए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। यूनिट डायमेंशन, उसके बाद काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स के बाद हमें पता है आ जाता है एनएलएम, एनएलएम के बाद वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन में बस फॉर्मूले ध्यान देना है, बस फॉर्मूले ध्यान देना है। देन ग्रेविटेशन, इसको ध्यान में देना है। ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन के बाद फिर आप आ जाइएगा सॉलिड पे, फ्लूइड को हल्का फुल्का, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स,
वहीं पे रुक जाइएगा उतना बस। अब वेव ऑसिलेशन पे भी मत जाइए। अब आ जाइए क्लास 12 के पार्ट में। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, देन अर्थ मैग्नेटिज्म का भी वेटेज बहुत कम है। हाँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का वेटेज है पर अर्थ मैग्नेटिज्म का वेटेज बहुत कम है। फिर ईएमआई एसी का वेटेज ज्यादा है, उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए रे ऑप्टिक्स, अच्छे से कीजिए। वेव को थोड़ा छोड़ सकते हैं, ड्यूल नेचर भी स्किप कर सकते हैं, एटम न्यूक्लियर स्किप कीजिए। पहले सेमीकंडक्टर अच्छे से कीजिए। आपके पास समय बच रहा है, आपका प्रिपेयर्ड हो चुका है अभी तक या समय बचा है, आप छूटे हुए टॉपिक पे आ सकते हैं, दोबारा कम बैक कर सकते हैं। और उसमें भी ज्यादा आपको हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करने हैं, छोटे क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू को देखते हुए करने हैं, फॉर्मूले को याद करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे बेस्ट अगर मैं यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना मूल मंत्र देना, तो नीट फिजिक्स के लिए मूल मंत्र यही होगा कि जितना आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, उस चैप्टर का आप फॉर्मूला भी शीट में लिखते चलिए। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका फॉर्मूला शीट में बना लीजिए, एक पेज में बना लीजिए, 1-2 पेज में कंप्लीट फॉर्मूला बना लीजिए खुद की हैंड राइटिंग से। बच्चे मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखते हैं, प्रिंट रखते हैं, वो फायदेमंद नहीं है। आपने खुद लिखा हो तो वो आपके माइंड में जल्दी पकड़ पे रहती है, याद रहता है, मैंने लिखा है। हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बना लीजिए ताकि एग्जाम से 15 डेज 20 डेज पहले जब आप उसको शीट को पढ़ोगे, एक हफ्ता पहले पढ़ोगे, तो आपको वो याद रहेगी। फॉर्मूला याद है, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्मार्ट, स्कोर बेटर, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स फॉर एमएनएस नीट 2026। सारी चर्चा हमने कर ली है, सारी बातें हमने कर ली है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि सर ये चीज छूट गई है, सर इस पे ये वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूं जो चीज मैंने आज डिस्कस किया आप लोगों से, जो पार्ट मैंने डिस्कस किया फिजिक्स का नीट के रिगार्डिंग, एमएनएस नीट के रिगार्डिंग, और ये सिर्फ एमएनएस के लिए नहीं है। ऐसा बच्चा कोई कहे कि सर ये तो एमएनएस के लिए है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, हम तो नीट वाले हैं। भैया आपके लिए भी यही है, आपके लिए भी यही ऑर्डर है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट यही है, ये सिर्फ एमएनएस के लिए नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन में हमने खूब सारी बातें की, मैंने सारे क्लास 11th और क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं वो भी मैंने आपसे साथ डिस्कस किए। ये पूरी डिस्कशन लास्ट 15 ईयर ट्रेंड को देख के किया गया है। आखिरी बात कहना चाहूंगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है। किसी भी तरह की आपको समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है पढ़ते वक्त, टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। जितना हो सके अपने साथ, अपने साथियों के साथ, अपने कम्युनिटी ग्रुप में, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।